वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में युक्ति है इसके द्वारा जो लुसेंट बूस्टर MCQ सीरीज़ चलाया जा रहा है, उसमें आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पर, जिसमें लुसेंट के जो टॉपिक वाइज 48 से लेकर 60 तक को टॉपिक को कवर किया गया, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसे आज हम कवर करेंगे। जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय जो धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में जो घटनाएं हैं उस पर बात हम करेंगे। उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा है, वो सब सारी चीज़ों का आज कवर करेंगे। भारत के महान शहीद कौन कौन हैं, उनसे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रकाशित पत्रिकाएं और पुस्तक कौन कौन सी रही है, महत्वपूर्ण पुस्तक, उसके संदर्भ में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन, ब्रिटिशकालीन आयोग और समिति जो थी, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारतीय प्रेस और विकास, सामाजिक सुधार अधिनियम कौन कौन से थे, तो इससे संबंधित सभी विषयों पर हम लोग आज बात करेंगे। और लास्ट में लोग मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन क्या, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जो भी नए स्टूडेंट, नए व्यूअर है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और पुराने और नए दोनों लिसनर व्यूअर सभी लोग इस चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि अब और भी लोग हमसे जुड़ सके और हमारे जो प्रयास किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सभी लोगों को उपयोगी हो। उसके लिए सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। जिसमें लुसेंट समान अध्ययन का जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी कराया जाता है, जिसमें आप लोग वेबसाइट या ऐप पर आप लोग जा सकते हैं। दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, ये बूस्टर जो MCQ चल रहा है, उसमें आप लोगों को 600 से अधिक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री और ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से उपलब्ध होंगे। या ऐप और वेबसाइट दोनों पर टेस्ट आप दे सकते हैं। और इसका मात्र फी रखा गया 199, तो बहुत ही लो फीस पर आप लोगों को, लो प्राइस पर आपको 600 से अधिक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके साथ सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन PDF सभी आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो जो भी लोग पहले से ले चुके हैं वो लोग, सभी लोगों को पता है। साथ ही जो नहीं लिए हैं, जरूर इस क्विज को शामिल करिए अपने अध्ययन शैली में। आपका जो GS का पार्ट है बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। इससे बाहर प्रश्न आपको किसी भी रूप से, महत्वपूर्ण टॉपिक जो कवर किए गए हैं उससे बाहर प्रश्न नहीं आने की उम्मीद रहती है। तो सभी चीज़ों को आप लोग जरूर देखिए। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। आप या तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in। टेलीग्राम चैनल को, इस बार कोड को स्कैन कीजिए गूगल स्कैनर से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस पर बहुत से आपको प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जरूर आप इस प्रोग्राम को विजिट कीजिए। देखिए आपके लिए युक्ति है इस प्लेटफॉर्म क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए बेहतर, आपको नया एक्सपीरियंस आप लोगों को होल्ड होगा। यहाँ पर सभी चीज़ों, सभी एग्जामों का जो गवर्नमेंट लेती है एग्जाम, उसका आप लोगों को टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त होगा। चलिए, GS मेंस का भी सीरीज चल रहा है 67, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, इस पर प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम है, इसको विजिट कीजिए। जब PDF प्राप्त होगा तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है 67 BPSC सीरीज, और जल्द ही आप लोगों को UP PCS भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी क्यूरी हो, दिए गए नंबर से संपर्क कर आप बात कर सकते हैं, और इसके संबंध में क्या प्रोग्राम है उसे जल्द ही हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और भी UPSC का भी सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं क्या है। सभी चीज़ों पर मैं पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोग देखिए इसे ज़रूर क्या है। अब चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन पर आगे बढ़ते हैं। क्या है, नहीं है, इससे संबंधित किन प्रश्नों को हम लोग को देखना चाहिए, किन प्रश्नों को छोड़ना चाहिए, सभी चीज़ों पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को कवर कर लेते हैं। आप लोग सभी चीज़ों को, जो टेलीग्राम पर क्विज चल रहा है और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, जैसे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह आप लोग जुड़ सकते हैं और हमारे जो आप लोगों को दिया जा रहा है उससे जो सेवाएं दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी एग्जाम के लिए, लुसेंट बूस्टर जो है सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। जो ऑल एग्जाम जो है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, जिसमें GK या GS का पार्ट होता है, वो सभी के लिए लुसेंट बूस्टर रामबाण का रूप में उपयोगी होगा। तो पहले प्रश्न के रूप में हम लोग देखते हैं, होम रूल का एक राजनीतिक दल था, इसमें आयरलैंड के स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन C, सबसे पहले होम रूल आंदोलन की शुरुआत पुणे में की गई थी या हुआ था। इससे संबंधित वर्ष 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो इसके संदर्भ में क्या है प्रश्न, ऑप्शन D इसका सही उत्तर होगा।
क्यों? क्योंकि यह उत्तर यह 1917 न होकर 1916 होगा, तो इसलिए यह प्रश्न आपको ऑप्शन डी गलत होगा, बाकी सारे सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ ही में। होम रूल एक राजनीतिक दल था, इसमें आयरलैंड के स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें भारत के तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में बेलगाम पुणे में होम रूल की स्थापना की। सबसे पहले उसका सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना की गई। हालांकि जो एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन का जो संगठन था वो कहीं ज़्यादा जो तिलक द्वारा जो स्थापित, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्थापित होम रूल संगठन था उससे कहीं व्यापक था और विस्तृत था, भारत के सभी क्षेत्रों में विस्तृत था। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं होम रूल से संबंधित, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा, या और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ? तो जन्म से संबंधित किस वर्ष बात हो जा रही है? तो ऑप्शन ए और वर्ष 1972, वर्ष 1973, 74, 75। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको वर्ष 1972 होगा, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 72 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म वर्ष 1972 में बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी परिवार के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी और अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय का प्रारंभिक शिक्षा जो था फारसी और अरबी भाषाओं में हुआ था, पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको 67 बीपीएससी में पूछ सकता है, या तो बहुत से चीज़ों को समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। अरबी और फारसी का जो केंद्र रहा करता था उसमें लखनऊ या तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उसके इतर पटना में आके इन्होंने फारसी और अरबी भाषाओं का अध्ययन किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुरान, रहस्यवादी कवियों, प्लेटो, अरस्तु पुस्तकों के अरबी भाषा में अध्ययन किया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यह प्रश्न आप लोग को देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में कार्य किए थे। 2 अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके अंतर्गत ये निजी कार्य भी किए थे। तो प्रश्न यहाँ से भी आपको पूछ सकता है कि इसके अधीनस्थ के दीवान के रूप में राजा राम मोहन राय कार्य किए थे। ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन, राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल जो सम्राट अकबर सेकेंड के पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए इंग्लैंड गए थे। हालांकि वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, कब्र भी उनका वहीं है। तभी अकबर सेकेंड द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। उससे पहले ये राम मोहन राय के नाम से जाने जाते थे, पर अब जब पेंशन से की शिकायत के लिए इंग्लैंड वो गए, जब अकबर सेकेंड के अनुरोध पर, तो उनको राजा की उपाधि देकर उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। यह भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है, यह पूछा जाता है प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय के आधुनिक उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा यह बोला गया था। तो यह किनके द्वारा उपाधि दी गई थी? यह प्रश्न आपको पीटी में देखने को मिलेगा। यह भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है, तो ये भी आप लोग कवर कीजिएगा। यह जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया है राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन को शामिल किया गया। बहुत से चीज़ों को आप लोग कवर करना है। और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो लूसेंट का पेज नंबर 56 में जाइएगा, आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष ये आप लोग को यहाँ पर? तो ऑप्शन 14, 1815, 1816, 1817। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1817, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। तो इस राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था, ब्रह्म समाज के संदर्भ में। इनके साथ ही वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई। यह भी प्रश्न आप लोगों को पीटी में पूछा था, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। और जो था वर्ष 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू इंग्लिश स्कूल जो था, एंग्लो हिंदू स्कूल को स्थापित किया था, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और साथ ही साथ ब्रह्म समाज में ब्रह्मा बालिका स्कूल, सिटी कॉलेज ऑफ स्कूल कोलकाता की भी नींव रखी। तो ये सब महत्वपूर्ण स्कूल के संदर्भ में कार्य किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यह भी आप लोग को पीटी में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो भी ये सब प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट आप लोग को किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप नहीं छोड़े, हल्के में नहीं ले, आप लोग को जरूर वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न,
शुरुआत में कुछ प्रश्नों को इजी रखा गया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी कंफर्ट महसूस हो, बाकी लेवल इसका हार्ड होता गया लास्ट तक, और बीच फिर लास्ट में आप लोगों को इजी कर दिया गया। इसलिए मॉडरेट रूप से प्रश्नों को शामिल किया जाता है ताकि आप लोग इजी वे से चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, या इनका मूल रूप से मूल नाम क्या था। यह भी प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए देखते हैं, आदि शंकर, मूल शंकर, रमा शंकर, जय शंकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। मूल शंकर इनका मूल नाम था, इनका मूल बचपन का नाम था। तो यह भी बहुत उपाधि के रूप में इनका नाम पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन का नाम मूल शंकर। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे नगर में हुआ था। याद रखिएगा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद को अपना गुरु माना था। तो कहाँ के गुरु थे? मथुरा के विरजानंद को। तो यह प्रश्न आपको पीटी में एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, उसमें आपको किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम होता है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 1874 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती शतार्थ प्रकार की रचना किया, जो मूलतः हिंदी में भाषा में लिखा गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों को। वर्ष 1874 याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है शतार्थ प्रकार के संदर्भ में। और यह प्रश्न बार बार आप लोगों को बीपीएससी में देखने को मिले, शतार्थ प्रकार की रचना किनके द्वारा की गई थी। और यह अतिरिक्त और भी जानकारी चाहिए इसे, तो पेज नंबर 56 में आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, लूसेंट का पेज नंबर 56 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वामी जो विवेकानंद जी थे, उनके गुरु का नाम क्या था? देखिए, विवेकानंद भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 67 बीपीएससी, यूपी पीसीएस या कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, सभी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछ सकता है, कहाँ से नहीं पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते थे। इसमें आप लोग को जो ऑप्शन है, स्वामी रामकृष्ण, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सभी के बारे में आप लोगों को पीटी ओरिएंट प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे कवर जरूर कीजिएगा सभी लोग। वैसे बहुत बार हम लोग कवर करा चुके हैं बहुत जगह। तो हिस्ट्री का जो एग्जाम चल रहा है पीटी ओरिएंट, जिसमें सभी लोगों के संबंध में आप लोगों को जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर लूसेंट के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ए होगा, स्वामी रामकृष्ण या रामकृष्ण परमहंस भी जिन्हें बोला जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम रामकृष्ण जी था। इनका स्वामी विवेकानंद जी 1893, यह डेट आप लोग सभी लोग जानते हैं। जो भी एक्सपेरेंट है, यूपीएससी हो, पीसीएस या वनडे एग्जाम एक्सपेरेंट कोई भी हो, वो 1893 के डेट, शिकागो डेट को कोई नहीं भूल सकता है। अमेरिका के शिकागो, जहाँ विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, जहाँ भारत को जो अजस्वी वक्ता के रूप में विवेकानंद का ख्याति और विश्व में भारत का मान बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ से ही लोगों को विश्वीय विरासत में भारतीय जो नज़रिया हुआ, चेंज हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वधर्म सम्मेलन था। और स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम नरेंद्र नाथ है। यह भी प्रश्न आपको पीटी में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा। इसे आप लोग एग्ज़ाम में मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकानंद के द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। 3 योग से संबंधित प्रश्न पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कवर कर लेना है, छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह पेज नंबर 56 में जाइए, लूसेंट का और भी अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है 6ठे नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। 3 फरवरी 1928 निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो 3 फरवरी किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन देख लेते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? आपको 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति के 7 सदस्यीय अध्यक्षता जो साइमन के अध्यक्षता में की गई थी। इसके संबंध में आपको हिस्ट्री में प्रश्न जो पूछा गया था, विस्तृत जानकारी दे दी गई है। तो अतिरिक्त जानकारियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग सभी लोग एक दूसरे से जुड़कर आप लोग तैयारी करते रहिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें कराई जाती है बहुत ही संतुलित और सारगर्भित रूप से कराई जा रही है। तो इस वक्त भारतीय इस डेट को यह साइमन कमीशन भारत आया था, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण डेट जुड़ा हुआ है। बार बार आपको प्रश्न यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन जो हिस्ट्री ऑफ पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा हर प्रत्येक एग्ज़ाम में।
तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत का आगमन, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी चढ़ाई गई थी। इसी के बाद लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी कुछ दिनों के बाद, जहां पर बोले थे, उनके द्वारा बोला गया था कि मेरे सर पर लगा हुआ जो लाठी है उसके अंग्रेजों पर आखिरी कील साबित हो, ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। तो लाला लाजपत राय के संबंध में वो वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। गुजरातों के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, सफल आंदोलन था। यहाँ पर यह राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के सामने आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको उपाधि भी दी गई थी सरदार की महिलाओं के द्वारा इसी आंदोलन में, सफल आंदोलन के दौरान। 8 अप्रैल 1929 को नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें आपको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, जहां से बहरी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनके कानों में ये तक बात की गई कि भारत किस रूप से अपनी आज़ादी को मानने के लिए प्रेरित है। अगर साम दाम दंड भेद सभी अपनाना पड़े तो उसके लिए तैयार है भारत के लोग। यह अतिरिक्त इसकी जानकारी और भी चाहिए तो पेज नंबर 56 में जाइए, वहाँ पर बहुत से प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या इससे संबंधित और भी 7वां प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं क्या है। 7वें प्रश्न में है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया, जिसके प्रथम प्रिंसिपल निम्नलिखित में से कौन है, अर्थात फर्स्ट प्रिंसिपल उस ओरिएंटल कॉलेज का कौन था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर सैयद के संबंध में यहाँ से प्रश्न पेटी में देखने को मिलता है। तो लॉर्ड किंग्सले है, लॉर्ड विगडी, रॉबर्ट पैटिंसन और थियोडोर बैक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, थियोडोर बैक थे प्रथम प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन 1875 में और अलीगढ़ ओरिएंटल जो कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा कराया गया। तो कब कराया गया? 1875। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पीटी में देखने को मिलेगा आप लोग को, ये कवर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट है वर्ष जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जिसके प्रथम प्रिंसिपल आपको थियोडोर बैक थे। इस कॉलेज के प्रथम जो प्रिंसिपल थे थियोडोर बैक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जो चांसलर है कौन है, वाइस चांसलर कौन है। सभी टॉपिकों पर आप लोग कवर कीजिए क्योंकि मुस्लिम विश्वविद्यालय इस बार बहुत ही चर्चा में रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 56 में जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको गोलमेज सम्मेलन से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस प्रश्न इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। तो सभी लोग, बहुत इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही उम्दा रूप से किया गया है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। तो पहला प्रथम गोलमेज, द्वितीय तृतीय में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका 8 का बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। प्रथम और द्वितीय में कोई भी कांग्रेस प्रतिनिधि भाग नहीं है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोग भारत के लोग शामिल हुए थे, जिसमें सुप्रू, अंबेडकर, बहुत से लोग शामिल थे। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। यह डेट याद रखिएगा, डेट भी आप लोगों से पीटी में पूछा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंदन में आयोजित किया गया, कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया था, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाता है। कब से कब आयोजित किया गया था, यह कितने डे के लिए भी आयोजित किया, ये भी प्रश्न आप लोग डेट घटा लीजिएगा। 12 नवंबर 30 से लेकर 31 नवंबर डे से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कुछ नोट है, याद रखिएगा, यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्च 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच भारत का वर्षराय उस समय था 26 से 31 के बीच में। मध्य गांधी इरविन समझौता होता है उसी दौरान, और कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा को समाप्त करने के लिए निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति अदा की जाती है गांधी और इरविन समझौते के तौर पर। इस समझौते में जो था प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें 89 सदस्यों के 13 ब्रिटिश और शेष 76 भारतीय राजनीतिक व्यक्तिगत दलों और जैसे भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा दल, दलित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 89 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था, जिसमें 13 और 76 आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है।
इस दौरान फिर गांधी इरविन में गांधी के द्वारा जो समझौता ज्ञापन दिया गया था उसे भी कुछ हद तक स्वीकार किया गया था, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर से दिसंबर 1931 तक, यह भी डेट आप लोग याद रखिएगा, लंदन में आयोजित हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1924 से 24 दिसंबर 1932, तो यह भी महत्वपूर्ण आप लोगों को था। इसमें भी आपको कुछ समय समय पर नियुक्तियां विभिन्न उप समितियों के आधार पर रिपोर्ट आपको विचार हेतु लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके परिणत भारत शासन अधिनियम 1935 सामने आया। तो यह आपको प्रश्न भी पूछ सकता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के स्वरूप में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का योगदान रहा है या नहीं, इससे संबंधित आपको पीटी में प्रश्न पूछ सकता है। तो जरूर रहा था, उसके बहुत सी समितियों का सिफारिश उसके बाद किया गया था, उसके उपरांत की गई थी। नोट आप लोगों को ध्यान रखना है, कांग्रेस ने तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता उस समय जेल में थे। क्यों था? क्योंकि 30 से 32 का कार्य कर रहा था। उसमें कौन सा आंदोलन चल रहा था आप लोग सभी लोग जानते हैं, इस पर बताने की जरूरत नहीं है। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और 1 में बीच में कितने का गैप है, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो यह प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण होता है। और अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 57 में जाइए, वहाँ पर अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या, 9वां नंबर प्रश्न, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न देखने को लोग, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुक्ति दिवस निम्नलिखित में कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस का जो मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? तो 17 नवंबर 1932, 1 मई 1939, 22 दिसंबर 1939 या 24 मार्च 1940। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में जानते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र मनाया जाता था, क्योंकि इसी मनाया गया था क्योंकि 3 नवंबर 1939 को देश के 11 प्रांतों से कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपत्र दिया था। इसी खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा और कुछ और भी लोग शामिल थे, तो उनके द्वारा यह मुक्ति दिवस मनाया गया था। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इनके अतिरिक्त और कौन लोग भी शामिल थे। बहुत से, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपको अगले क्विज में किया गया, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। हालांकि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं वहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। चलिए नेक्स्ट है 24 मार्च 1940 को, इससे नोट्स आप लोगों को ध्यान रखना, मुक्ति दिवस से संबंधित कुछ नोट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे 24 मार्च 1940 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत या हिंदू मुस्लिम 2 पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया और कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी। इसी के बाद रखी थी 24 मार्च 1940 के बाद। तो आप लोग और द्विराष्ट्र सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है। उनको फिर बाद में मुक्ति नहीं मिली, वो बाद में अफसोस करते हुए अपने अंतिम सांस लिए हैं, तो उनका नाम आप लोग जरूर बताइएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। उन्होंने इनके बारे में बोला मैं बहुत बड़ी गलती किया था इस सिद्धांत को देकर, क्योंकि पाकिस्तान का जिस रूप से कल्पना इन्होंने किया था उसके इतर उसका निर्माण हुआ था, इसलिए उनके द्वारा अंतिम जो समय बिताया गया वो बहुत ही कष्टदायी रूप से बिताया गया था। नेक्स्ट है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना उसी दौरान की गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में कार्य कर रहा था, तो इसे यह भी महत्वपूर्ण उस क्रम में महत्वपूर्ण घटना थी। तो और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 57 में जाइए, आप लोग को और जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं, इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कवर होगी इस एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है उससे आप लोगों को 5 से 7 प्रत्येक क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन और भी बनते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को नहीं छोड़िए। अगर इसे आप लोग कर लेते हैं तो आपको इस 15 प्रश्नों के सीरीज में कम से कम 50 क्वेश्चनों का अभ्यास ज़रूर हो जाएगा। 50 प्रश्न आपको ज़रूर कवर होंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि इस रूप से ही इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है जो एग्ज़ाम ओरिएंट प्रश्नों को शामिल करता है। और भी अतिरिक्त जानकारी देने की बात नहीं की जाती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण होते हैं उसी एक्सप्लेनेशन को इस टॉपिक से संबद्ध करके यहाँ पर कवर किया जाता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, सॉरी मैंने इसका नहीं बताया, डायरेक्ट आगे एक्सप्लेनेशन पर, सॉरी इसके लिए। तो इसका सही उत्तर जब मैंने बता ही दिया तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 1891 में
इसका जो कंटेंट 1891 गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समय पारित किया, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय में पारित किया गया और जिसे अंतर्जातीय विवाह मान्यता दी गई। तो अंतर्जातीय विवाह की मान्यता कब दी गई थी? नेटिव मैरिज एक्ट के समय। नेक्स्ट है हिंदू विवाह जो 1856 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित की गई, जिससे विधवा विवाह की मान्यता प्राप्त हुई। तो महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदू विधवा विवाह 1856, नेटिव मैरिज 1872, 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट, फिर शारदा एक्ट 1930 गवर्नर जनरल के इरविन के समय या वायसराय इरविन के समय यह पारित किया गया था। इसके विवाह में लड़कियों की उम्र न्यूनतम उम्र सीमा 14 और लड़कों के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 निर्धारित किया गया था। और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 62 में चले जाइएगा, आप लोग को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका करंट क्या है इसे भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। यूपीआई इसका ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रहता है, इस थॉट पर चलता है। जो भी कुछ टॉपिक से संबंधित करंट अगर इशू होता है तो उसे मैं शामिल कर लेता हूं। तो इसे चलिए देखते हैं। 2 जून 2020 को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। सामाजिक कार्यकर्ता समता पार्टी पूर्व जो जया जेटली थी उनकी अध्यक्षता में इसका टास्क फोर्स का नीति आयोग के सदस्य और कई सचिव इसके टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? टास्क फोर्स ने की अध्यक्षता जया जेटली। तो ये भी पीटी ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है जून 2020 में। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 जो हाल ही में प्रस्तुत किया गया है संसद में। यह स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, वहां पर राय विचार लेकर अगले सेशन में इसे पारित करने की उम्मीद है। नेक्स्ट है उम्र की सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष का प्रस्ताव कर दिया, जबकि पुरुषों की उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की ही रहेगी। तो यहाँ पर कितना वर्ष किया करने के इसमें संशोधन बिल में बात की जा रही है 18 से 21। लड़कियों की उम्र 21 पर हालांकि लड़कों की उम्र 21 ही रहेगी। तो यह महत्वपूर्ण करेंट इवेंट था इस टॉपिक से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न आपको 11वां नंबर प्रश्न क्या है? चलिए 11वां नंबर प्रश्न है भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस समाचार पत्र या पत्रिका को कहा जाता था? तो ऑप्शन ए ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी हिंदू पेट्रियाट या स्टेटमेंट, ऑप्शन डी स्टेटमेंट। तो इससे संबंधित प्रश्न का आपको क्या होगा उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्टेटमेंट को यह बोला जाता था कि बेयर्स ऑफ इंडिया इसके संदर्भ में उपाधि दी गई थी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए इस टॉपिक से भी आपको एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर होगा। तो स्टेटमेंट को भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में कलकत्ता में रॉबर्ट नाइट के द्वारा की गई थी। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना ही जानकारी रखिए। वर्ष कितना में? 1875 में कलकत्ता में किनके द्वारा? रॉबर्ट नाइट के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा वर्ष 1881 में किया गया था। जहाँ कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है, ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में किया गया था। कहाँ किया गया था? बांग्ला समाचार बांग्लादेश में बंगाल में किया गया था। जो बांग्ला समाचार पत्र था, हालांकि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में यह अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। तो पीटी में आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछता है निम्नलिखित कौन सा पत्रिका वर्नाकुलम प्रेस एक्ट बन के कारण अपना प्रकाशन द्विभाषीय रूप से करने लगा, अर्थात अंग्रेजी में करने लगा था। नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र बोस के द्वारा 1853 में किया गया। हालांकि बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इनका संपादक बने, इनके इस हिंदू पेट्रियाट के संपादक बने थे। तो हिंदू पेट्रियाट से आप लोग इतना ही महत्वपूर्ण आप लोग को प्रश्न पूछ सकता। और भी अतिरिक्त जानकारी और भी बहुत से महत्वपूर्ण पेज है, तो 60 नंबर पेज में जाके और भी पत्रिकाओं को देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां नंबर। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर शामिल कीजिए अपने अध्ययन शैली में। यहाँ से प्रश्न आपको इससे संबंधित समितियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। लॉरी हैमंड की अध्यक्षता में भारतीय परिसमन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? भारतीय परिसमन समिति लॉरी हैमंड। तो
तो वर्ष 1934, 35, 36, 38। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में। इसके बाद ही बहुत से 36 का चुनाव और 37 का चुनाव होता है और उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को परिसीमन समिति था। इसी में क्षेत्रों का निर्धारण किया गया था इसी समिति के आधार पर। लॉरी हैमंड की अध्यक्षता में भारतीय परिसीमन समिति की स्थापना वर्ष 1935 में वारसाय लॉर्ड विलिंगटन के समय किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है। तो वारसाय का नाम आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाचन क्षेत्रों के अवस्था की सिफारिश करना, कौन सी स्थिति रहेगी। अभी भी परिसीमन आयोग का गठन होता है, सभी लोग जानते हैं। इस पर विशेष आप लोगों को मैंने बताया भी है। परिसीमन आयोग क्यों गठित किया जाता है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है परिसीमन आयोग, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। आप लोग यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अब्दुल कलाम या कांग्रेस के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न आपको जरूर हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई आपको अध्यक्षता आपको संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, आप लोग इसे कवर करिएगा। अब्दुल कलाम कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसका चयन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो वर्ष देख लेते हैं, वर्ष 1923, 31, 40, 45। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन 23 में विशेष अधिवेशन दिल्ली का हुआ था। सर्वप्रथम उनका सबसे पहले वहीं युवा अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ था। तो इसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में क्या है। वर्ष 1923 में कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के विशेष अधिवेशन अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। जबकि वर्ष 1940 से 45 लगातार 5 वर्षों तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है, जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। यह भी आप लोगों को पीटी में प्रश्न पूछता है। प्रीलिम जो एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ से प्रश्न आपको ये सब देखने को मिलेगा। वह अधिवेशन कौन था जब इनका चयन 1940 में हुआ था? रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में, जो 54वां अधिवेशन था कांग्रेस का। यह भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, और इसके बाद कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन जो 40वां अधिवेशन था, वो 1924 में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे या चुने गए थे। उसके बाद वो सक्रिय जो कांग्रेस के सक्रिय राजनीति से अलग होकर अपना पैरेलल अपना कार्य कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस उनसे राय मशवरा करती थी। नेक्स्ट है 41वां अधिवेशन कानपुर का आयोजन वर्ष 1925 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो यह भी आपको इस वर्ष के दौरान आसपास जो 1923 के आसपास जो घटना हुई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग यह को रिलेटेड टॉपिक आपसे प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो 43 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1917 कलकत्ता में, उसकी अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आपको पेज नंबर 60 में जाइए, लूसेंट में और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ से आपको 6-7 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है सीरीज, आप लोग उसमें शामिल होइए और उससे संबंधित जो टॉपिक है केवल एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल किया जाता है एक्सप्लेनेशन को। देखिए मैं चाहता तो केवल इसी पर ही बात खत्म कर देता, युवा जो अध्यक्ष थे उससे संबंधित उनके बारे में बहुत सी चीज़ें मैं लिख देता, उनके किताबों का नाम लिख देता, जो अभी तक आज तक किसी एग्जाम में पूछा है। लगभग एग्जाम किसी न किसी अपना 67 में ना पूछता है, ना कहीं और भी पूछा है। तो क्यों उसका मैं शामिल कर, उनका जीवनी में लिख सकता था यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैंने एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है इस 23 के आसपास के, उससे संबंधित सारे टॉपिकों को मैं कवर कर दिया। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि युक्ति आईएएस का जो आप लोगों को मटेरियल दिया जा रहा है वो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, ना कि आपको क्वेश्चन ओरिएंट आप लोगों को व्यू दिया जाता है यहाँ पर। इसलिए आप लोग इसमें शामिल होइए। इसको आप लोग जब कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसका रिजल्ट आपको उस वक्त पता चलेगा कि हमने क्या आपसे दे रहा था आप लोगों को, और आपने नहीं देखा है अभी तक पूरा सीरीज तो आपने क्या मिस कर गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग 14वां प्रश्न देखते हैं। भारत छंटनी समिति निम्नलिखित में किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? यह महत्वपूर्ण समिति थी, तो इसलिए आप लोग समिति को याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण समिति है। तो ऑप्शन ए माइकल सैडलर, ऑप्शन लॉर्ड इंचकैप, लॉर्ड ली, लॉर्ड फ्रेजर।
तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका लॉर्ड इचकेप है। इसका सही उत्तर लॉर्ड इचकेप की अध्यक्षता में भारतीय छँटनी समिति का गठन किया गया था। यह 1923 में गठन इसका किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था यह उस समय का। इस समिति का अध्यक्ष जो छँटनी समिति लॉर्ड इचकेप की अध्यक्षता में वर्ष 1923 में किया गया। इस समिति की स्थापना वर्ष है लॉर्ड रीडिंग के समय में की गई थी। देखिए साथ में वायसराय का भी नाम मैं दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न इस रूप से भी पूछा जाता है कि छँटनी समिति का उस समय वायसराय कौन थे, या गवर्नर जनरल कौन था, या गवर्नर कौन था। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप लोग छूटना नहीं चाहिए। जिसके मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा संबंधी विचार को प्रस्तुत करना था, इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग सैंडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित कौन था? सैंडलर आयोग या सैंडलर आयोग जिसे बोला जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है फ्रेजर आयोग की स्थापना वर्ष 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्य पद्धति पर विचार प्रस्तुत करना था। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप लोग को यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित समिति कौन है। तो जैसे फ्रेजर, इंचकेप, ली, ब्रेजर, यह इसको ही चेंज कर देगा आपको प्रश्न, क्योंकि लॉर्ड कर्जन बहुत महत्वपूर्ण वायसराय भारतीय स्वतंत्रता जो ब्रिटिश शासन था उस दौरान था, और जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस दौरान लॉर्ड कर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। वो किसी न किसी रूप से बहुत प्रताड़ित लोगों को करता था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग के समय वर्ष 1924 में लॉर्ड ली आयोग की स्थापना किया गया, जिसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। ली आयोग के द्वारा वर्ष 1924 में की गई थी, जो हम लोग अभी यूपीएससी देखते हैं उसी की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। उस समय कुछ और ही नाम था। चलिए आज के टॉपिक पे आखिरी प्रश्न देखते हैं। नॉट लास्ट है, पर आगे हम लोग जरूर जल्द से जल्द जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को लिस्ट दिया हुआ, लूसेंट बूस्टर में लिस्ट सिलेबस दिया हुआ है लूसेंट बूस्टर का, उसका डेट दिया हुआ, कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सभी लोग इसको देख सकते हैं। जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारा लिंक वहाँ दिया हुआ है। सूर्यसेन नामक क्रांतिकारी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1932, 34, 39, 40। तो यह महत्वपूर्ण डेट है सूर्यसेन के संदर्भ में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति थे। तो वर्ष 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी। सूर्यसेन को किस लिए दी गई थी? इनको तो पहले मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बम विशेषज्ञ थे, बम बनाने में, बम फोड़ने में विशेषज्ञ थे। इनका नाम मास्टर दा के नाम से था, इनका उपनाम। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो यह महत्वपूर्ण व्यक्ति थे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। इनको मास्टर दा कहा जाता था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित शस्त्रागार, ब्रिटिश शस्त्रागार को इन्होंने लूटा था, उसी में इन्हें पकड़ा गया था और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी 34 में। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 58 में जाइए, 58 में जाइए, वहाँ पर और भी बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक तक हम लोग वेट करते हैं, आप लोगों को जल्द से सूचना दी जाएगी कब है, जाके लिस्ट देख सकते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, टॉपिक वाइज आप लोग को कवर कराया जा रहा है सारे चीज़ों को, तो आप लोग जरूर लूसेंट के इस क्विज में शामिल होइए, आप लोगों का बहुत ही इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।